प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। सबसे पहले कार्बन। कार्बन भोजन, कपड़े, दवा, पुस्तकें आदि अनेक वस्तुएं जो है कार्बन पर आधारित हैं। प्यारे बच्चों, कार्बन हमारे जीवन का आधार है। भूप्रकृति में कार्बन। भूप्रकृति में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में 0.02% कार्बन उपस्थित है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। आयनिक यौगिक। इन यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं तथा ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। कार्बनिक यौगिक। ये विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते। इनका क्वथनांक तथा गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में काफ़ी कम होता है। कार्बनिक यौगिकों के परमाणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं होता। ये अधिकतर विद्युत के कुचालक होते हैं। इन यौगिकों के अबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती। आगे है प्यारे बच्चों कार्बन परमाणु। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 6 है। इसके सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। यदि उन्हें इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना हो तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? C-4 ऋण आयन बना सकता है तथा 4 इलेक्ट्रॉनों को खो करके क्या, यदि पहले इसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो नेगेटिव आयन बनाएगा C4 नेगेटिव आयन, और यदि वो खोता है तो C4 पॉजिटिव आयन बनाता है। परंतु प्यारे बच्चों ऐसा संभव नहीं है। कार्बन अपने अन्य परमाणुओं तथा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करता है। इसे आगे है प्यारे बच्चों, परमाणविक संरचना समझने के लिए सबसे पहले हमें हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनके परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पता होना चाहिए। या सभी बच्चों को परमाणु क्रमांक जो है इनका याद कर लेना चाहिए। सबसे पहले जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 होगा। इसके पहले कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक 17 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 होगा। ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक 8 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होगा। इसी तरह प्यारे बच्चों परमाणु क्रमांक 7 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना 2 और 5 होगा। आगे इसमें ये संरचना है हाइड्रोजन परमाणु की। प्यारे बच्चों जैसे कि हमने ऊपर देखा था हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो इसका जो पहला कक्ष है या बाह्य कक्ष भी है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही पाया जाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु जो है अणु बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। 1 इलेक्ट्रॉन इधर से लेता है, इधर दोनों से मिल जाते हैं तो इस सभी का इसका भी एक पहला जो है कक्ष पूरा हो जाता है और इसका भी पहला कक्ष पूरा हो जाता है। तो दोनों मिलकर के एक एकल आबंध बनाते हैं, इसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं। और ये जो है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच जो है एकल आबंध यहाँ पर प्यारे बच्चों दिखाया गया है। इसके बाद में ऑक्सीजन परमाणु है। ऑक्सीजन परमाणु के अंदर क्या है? ऑक्सीजन जैसे इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है तो यहाँ पर जो पहला कक्ष है 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, और जो बाह्य कक्ष उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो प्यारे बच्चों जो दूसरा कक्ष है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या इन्हीं कहने का भावार्थ क्या है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब जैसे ये 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। यहाँ करके दोनों जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये इधर से ले लेता है, ये 2 ऐसे। तो इस प्रकार से इसका भी ये बाह्य कक्ष पूरा हो जाता है और इसका भी बाह्य कक्ष पूरा हो जाता है। तो दोनों मिलकर के ये 2 जोड़े जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं और ये ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O बन जाता है। प्यारे बच्चों इसको दोहरा आबंध कहते हैं या द्वि आबंध कहते हैं, डबल बॉन्ड भी कहते हैं। इसके बाद में आगे है नाइट्रोजन परमाणु। नाइट्रोजन परमाणु N2 है और इसके जो बाह्य कक्ष है इसमें कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो यहाँ पर ये तीनों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और यहाँ पर जो है जैसे ऐसे जो है बनाता है तो इस तरह से ये बन जाते हैं ट्रिपल बॉन्ड या त्रि आबंध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? त्रि आबंध कहते हैं। प्यारे बच्चों ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक संरचना है यहाँ पर दिखा रहे हैं जो हम आपको नाइट्रोजन परमाणु की। उसके बाद में है अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला NH3 है
और यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। पहले बच्चों जैसे हमने पढ़ा था, जो हाइड्रोजन का बाह्य पहला कक्षा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, जो उसको पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और नाइट्रोजन को जो है 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके बाह्य कक्ष में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ में साझेदारी करता है और ये बनाता है, एकल आबंध बनाता है यहाँ पर। और इस तरह से क्या करता है, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच एकल आबंध बन जाता है। मीथेन, मीथेन में है CH4, क्या है CH4। कार्बन, कार्बन में जैसा कि हमने पढ़ा था, जो इसके परमाणु क्रमांक 6 है, तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरे में 4 आते हैं। तो इसको 4 जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर CH4 बनाने के लिए एक एक हाइड्रोजन के परमाणु के साथ में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो इस तरह से जो है इसकी संरचना ये बनते हैं मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। प्यारे बच्चों, हम इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, जैसे कार्बन आ गया यहाँ पर ऐसे, ये क्या है, मीथेन जो है सरलतम रूप है कार्बन का। इसके बाद में है प्यारे बच्चों मेथेन। हम मेथेन के बारे में वर्णन करते हैं, जैसे कि हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर दिया गया है। मेथेन यह एक सरलतम हाइड्रोकार्बन यौगिक है। इसका ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक है। इसका फार्मूला क्या है, CH4 है। सहसंयोजी आबंध, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। इनमें अंतराणुक बल दुर्बल होता है, इसलिए इन यौगिकों का क्वथनांक एवं गलनांक जो है कम होता है। ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनते हैं और विद्युत क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कार्बन के अपरूप, प्यारे बच्चों, कार्बन के 2 अपरूप हैं। नंबर 1 हीरा, नंबर 2 है ग्रेफाइट। हीरा, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। इसमें एक दृढ़ त्रि-आयामी संरचना होती है। हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ है, यह विद्युत का क्या है, कुचालक है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिसे षटकोणीय व्यूह मिलता है। इनमें से एक आबंध द्विआबंधी होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। ग्रेफाइट चिकना एवं फिसलनशील होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है। फुलरीन, यह कार्बन अपरूप का एक अन्य वर्ग है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई। इसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इस अणु को फुलरीन नाम दिया गया है। आगे है प्यारे बच्चों, सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। श्रृंखलन, कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की क्षमता के कारण बड़ी संख्या में अणु बनाता है। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला एवं वलय की उपस्थिति कार्बन में पाए जाते हैं। संतृप्त यौगिक, इनमें कार्बन परमाणु केवल एक आबंध से जुड़े होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें कार्बन परमाणु द्वि या त्रि-आबंध से जुड़े हुए होते हैं। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, इसलिए यह स्थायी होता है। आगे प्यारे बच्चों, इसमें ये संरचनाएं दिखाई गई हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताते हैं। जैसे एथेन है, सबसे पहले एथेन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है, इसका फार्मूला है C2H6 है। तो C2H6 में कार्बन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर है। तो कार्बन के 2 परमाणु जो है और हाइड्रोजन के कितने, 6 परमाणु। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु को 4 जो है आबंध पूरे करने होते हैं, 1 2 3 और 4। तो कहने का मकसद क्या है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु को 4 इलेक्ट्रॉनिक युग्म, जैसे 1 2 3 और 4 ये पूरे करने होते हैं, कंप्लीट करने होते हैं, तभी जो है संरचना बन सकती है। तो यहाँ पर जैसे कार्बन परमाणु 1 2 3 और 4, ये इसमें यहाँ दिखाया गया है 1 2 3 और 4। इधर से भी प्यारे बच्चों इसमें ऐसा ही दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या है, ये
हाइड्रोजन एटम और जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों मिलकर के सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, उधर ये भी दो बनाते हैं इस तरह से, और प्रत्येक जो कार्बन परमाणु है उसकी संख्या जो पूरी हो जाती है। आगे इसमें है एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथीन C2H4 क्या है, फार्मूला क्या है, C2H4। C2H4 में भी क्या है, कार्बन जैसे यहाँ पर कार्बन के 2 परमाणु हैं और इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 और 4 जो है ये परमाणु जो है बन जाते हैं। और यहाँ पर क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है। क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है, C2H4। यह इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। इथाइन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। इथाइन के अंदर भी प्यारे बच्चों ऐसा ही है, इसमें C2H2 है, तो एक एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर इसमें ये जुड़ जाता है यहाँ पर, और ये 3 जो है ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। आगे इसमें है कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्र तथा संरचनाएं। आगे प्यारे बच्चों इसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्र तथा संरचनाएं। सबसे पहले इसमें जैसे कार्बन है, कार्बन की संख्या 1 दिखाई गई है, और एल्केन सीरीज है, इसमें मेथेन CH4 बनता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है CH4 ये ऐसा। अब एथेन है C2H6 है, कार्बन के इसमें 2 परमाणु है और हाइड्रोजन के 3 परमाणु है। इसमें प्यारे बच्चों जो प्रत्येक कार्बन परमाणु है उसकी 4 जो है आबंध पूरे होने चाहिए। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन है C3H8 है। तो प्यारे बच्चों CnH2n+2 है इसमें, यहाँ पर CnH2n+2 के। तो इसमें क्या है कि n बराबर हम 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखते हैं तो हमारे पास में मेथेन बनता है CH4। n बराबर 2 रखते हैं तो C2, इसमें फार्मूले के अंदर रखना है, n बराबर 2 रखेंगे तो C2 2 और 2 4 H6 बन गया, n बराबर 3 रखेंगे C3H8, C4H10 इस तरह से, और C5H10 और C5H12। तो प्यारे बच्चों इसमें जैसा कि हम देखते हैं तो इनको याद करने के लिए क्या है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। और इसमें यहाँ पर जो है ये संरचनात्मक सूत्र जो है दिखाया गया है। संरचनात्मक अवयव ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान होता है परंतु संरचना अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन के अंदर एक तो इसमें स्ट्राइट चेन दिखाई गई है, सीधी श्रृंखला दिखाई गई है, 1 2 3 4, इसमें चारों कार्बन परमाणु के सीधी श्रृंखला के अंदर है। परंतु यहाँ पर जो कार्बन परमाणु है शाखा के अंदर है, यहाँ पर है इसमें क्या कहेंगे, 2 संरचनाओं के लिए संपूर्ण। प्यारे बच्चों साइक्लोहेक्सेन है C6H12, इसमें संरचना दिखाई गई है। सबसे पहले 6 कार्बन एटम है जो एक इसमें दिखाए गए हैं हेक्सागन के रूप में, फिर हाइड्रोजन एटम इसमें अटैच दिखाए गए हैं क्योंकि प्रत्येक कार्बन परमाणु को 4 आबंध पूरे करने जरूरी है। तो यहाँ पर संपूर्ण अणु बनता है, ये यहाँ पर दिखाया गया C6H12 का। बेंजीन के अंदर क्या है, फार्मूला क्या है बेंजीन का, C6H6 है, और इसमें इसकी संरचना के अंदर अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड क्या होते हैं, एक बार इसमें डबल बॉन्ड आता है, एक बार सिंगल बॉन्ड आता है, इस तरह से एक बार द्विआबंध बंद होता है, एक बार एकल आबंध आता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये कार्बन एटम लेते हैं, 1 2 3 और 4, इसके आबंध पूरे हो जाते हैं। अब इस तरह से ये लेंगे 1 2 3 और 4, इसके भी 4 आबंध पूरे हो जाते हैं। प्यारे बच्चों इसमें ये बेंजीन है, बेंजीन की संरचना जो है दिखाई गई है। इसके बाद में आगे है विषम परमाणु। विषम परमाणु क्या है, हाइड्रोकार्बन में वे परमाणु जो एक या एक से अधिक परमाणुओं को विस्थापित करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं उनको क्या कहते हैं,
विषम परमाणु कहते हैं। इसमें मेथेन जो है CH4 क्या दिखाया गया है, CH4 मेथेन दिखाया गया। तो यहाँ पर ये मीथेन है, क्लोरीन एटम जो है इसको, क्लोरीन परमाणु जो है इसको हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देता है। तो क्या बनता है, CH3Cl। क्या बनता है प्यारे बच्चों, CH3Cl बनता है। क्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह, किसी यौगिक में उपस्थित वह समूह जो उसके कार्बनिक रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। इसमें सबसे पहले जो प्रक्रियात्मक समूह है या क्रियात्मक समूह है उसकी परिभाषा जो है हमने दी है यहाँ पर। फिर उदाहरण के लिए CH3OH, इसमें क्रियात्मक समूह OH है। क्या चीज़ है, OH है। CH3COOH में क्रियात्मक समूह COOH है। क्या है, क्रियात्मक समूह क्या है, COOH। कार्बन यौगिकों के कुछ प्रक्रियात्मक समूह, विषय परमाणु, यौगिकों के परमाणु और प्रक्रियात्मक समूह। तो इसमें क्लोरीन है, जैसे यहाँ पर क्लोरीन Cl ब्रोमीन। तो इसमें हेलो या क्लोरो कहेंगे इसको, ब्रोमो, हेलोजन परिवार है प्यारे बच्चों। इसमें हेलोजन परिवार में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन 4 सदस्य हैं इसके। तो इसको हेलो इसलिए यूज किया गया यहाँ पर। तो इसके क्लोरो या ब्रोमो कहेंगे, इसमें क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, क्लोरो या ब्रोमो कहेंगे, क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन, हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापी। आगे इसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के अंदर ये ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है, OH ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। इसमें यहाँ इसकी संरचना दिखाई गई है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन आइटम के साथ में। कीटोन है, आगे इसमें संरचना इसकी दिखाई गई है। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है C, यहाँ पर इसकी संरचना दिखाई गई है। समजातीय श्रेणी, आगे क्या है मेरे बच्चों, समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी के अंदर क्या है, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे CH3OH, C2H5OH और C3H7OH, C4H9OH आदि। तो इसमें CH4 तथा C2H6 और C2H6 तथा C3H8, इस श्रेणी में 2 क्रमागत सदस्यों के अणुओं सूत्र हैं, उनका जो अंतर क्या है, CH2 होता है। क्या होता है, CH2। प्यारे बच्चों, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये समजातीय श्रेणियों के उदाहरण हैं। तो सबसे पहले हम एल्केन सीरीज को लेते हैं। एल्केन, जैसे इसके फार्मूले जो सूत्र है पहले हमने भी अभी इसी चैप्टर के अंदर किया था, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन बनते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला यानी सामान्य सूत्र एल्केन का है CnH2n+2 है। क्या है, CnH2n+2। तो जैसे n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, इस तरह से हम रखते जाते हैं। तो n बराबर रखेंगे तो CH4 आता है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखा हमने n बराबर 1, 2 और 2 4, तो मेथेन है, इसका आणविक सूत्र क्या हुआ, CH4। एथेन का आणविक सूत्र है C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन और हेक्सेन का, इस तरह से प्यारे बच्चों आता है इसमें। उसके बाद में है एल्कीन सीरीज। एल्कीन सीरीज का जो सामान्य सूत्र है CnH2n है। एल्कीन का नाम CH2। प्यारे बच्चों, मेथीन है ये अस्थिर है, क्योंकि इसके कार्बन के अबंध नहीं बनते, ये प्रकृति में नहीं पाया जाता। तो C2H4 एथीन है। n बराबर 1 रखेंगे 1, n बराबर 2 रखा 2, 2 और 2 4 आ गया, एथीन आ गया। n बराबर 3 रखा 3 और 6 प्रोपीन आ गया, फिर ब्यूटीन, पेंटीन और हेक्सीन आ गया। इस तरह से प्यारे बच्चों आगे हम एल्काइन सीरीज पर आते हैं। एल्काइन सीरीज में CnH2n-2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें जो C2H2 है एथाइन, C3H4 है, C3H4 है प्रोपाइन। क्या है, प्रोपाइन। ये ब्यूटाइन, पेंटाइन और हेक्साइन, इस तरह से आता है। इसके बाद में है कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। कार्बन यौगिकों का नामकरण, यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिकों का नाम प्रोपेन होगा। प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्वलग्न अथवा अनुलग्न के साथ यौगिक के नाम में दर्शाया जाता है। यदि प्रक्रियात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाना है
तथा प्रक्रियात्मक समूह की अनुलग्न नाम स्वर ए ई आई ओ यू से आरंभ होता हो तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत का ई हटाकर उसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करते हैं, जिसे कीटोन समूह की 3 कार्बन श्रृंखला को निम्नलिखित विधि से दर्शाया जाता है। जैसे प्यारे बच्चों प्रोपेन है, प्रोपेन में क्या है, ई हटा करके प्रोपेनोन बनता है। क्या बनता है? प्रोपेनोन। असंतृप्त कार्बन श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला के नाम में दिए गए अंतिम एन को इन या आयन से प्रतिस्थापित किया जाता है। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो प्यारे बच्चों ये हमारी जो पाठ्य पुस्तक है इसमें ये सारणी दी गई है। इसमें ये सारणी जो एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। सबसे पहले हेलो एल्केन है। हेलो मैंने बताया था क्लोरो फ्लोरो, ये क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ब्रोम, ये सारे हेलोजन परिवार है। तो इसमें इसके अंदर क्लोरो ब्रोमो आदि लग जाता है, जैसे क्लोरो प्रोपीन है। 1 2 3 C3H7 और Cl क्लोरो प्रोपीन बनता है। इसी तरह से ब्रोमो प्रोपीन बनता है। एल्कोहल, एल्कोहल इसका अनुलग्न OL है और प्रोपेनल C3H7OH प्रोपेनल बनता है प्यारे बच्चों। एल्डिहाइड तो Al है इसमें, प्रोपेनल इसमें C3 और H की 1 2 3 4 5 6 H6 और O आ गया यहाँ पर। कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप में अनुलग्न 1 ON ही आता है यहाँ पर और प्रोपेनोन बनता है, जैसे हमने पीछे अभी पढ़ा था 1 2 3 आ गया इसमें, इस तरह से। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसके अंदर क्या है, ओइक एसिड है। क्या है? ओइक एसिड है। 1 2 3 C3 1 2 3 4 5 C3H5OOH कार्बोप्रोपेनोइक अम्ल आ गया। एल्कीन, एल्कीन में भी प्यारे बच्चों इसमें प्रोपीन बनता है और एल्काइन के अंदर भी जो है क्या बनता है, प्रोपाइन बनता है। इसके बाद में प्यारे बच्चों दहन, दहन कार्बन के सभी अपरूप ऑक्सीजन में दहन करके उष्मा में प्रकाश के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया C+O2 CO2 और CH4 मीथेन गैस जो जल करके कार्बन डाइऑक्साइड जमा पानी जमा उष्मा और प्रकाश देती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सामान्यतः स्वच्छ उष्मा निकलती है, जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिकों में अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। गैस अथवा केरोसिन के स्टोव में वायु छिद्र होते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन का दहन पूर्ण रूप से होता है और यह स्वच्छ नीली ज्वाला देता है। स्टोव में वायु छिद्र क्या होते हैं, अवरुद्ध होते हैं, इसके कारण ईंधन का दहन पूर्ण नहीं हो पाता। इसी कारण कभी कभी यह बर्तनों को काला करता है। कोयले तथा पेट्रोलियम में नाइट्रोजन तथा सल्फर थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। इनके दहन के कारण ये सल्फर तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनाते हैं तथा पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। वाष्पशीलदायी पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। लकड़ी या तारकोल के जलाने पर उपस्थित पदार्थ वाष्पित हो जाते हैं तथा आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। मोमबत्ती या LPG जलते समय क्या उत्पन्न करती है, ज्वाला उत्पन्न करती है। कोयले का निर्माण, लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर घने जंगल थे। संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी के कारण ये जंगल धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए तथा धीरे धीरे पृथ्वी गर्मी के दबाव के कारण कोयले में बदल गए। पेट्रोलियम का निर्माण, लाखों वर्ष पूर्व समुद्री पौधे तथा समुद्री जीव मृत होने पर समुद्र तल के नीचे गाद में दब गए। धीरे धीरे ये दबाव के कारण पेट्रोलियम में बदल गए। ऑक्सीकरण, कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रिया भी होती है जिसमें एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जा सकता है, जैसे CH3CH2OH है। इसमें फार्मूला क्या बना है, C2H5OH। इसमें KMnO4 प्लस उष्मा देते हैं या अम्लीकृत K2Cr2O7 प्लस उष्मा, तो क्या बनता है, CH3COOH बनता है। ऑक्सीकरण, कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। इन पदार्थों को हम ऑक्सीकारक कहते हैं, जैसे KMnO4 और K2C2O7।
आगे है प्यारे बच्चों, इसमें उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ और रासायनिक क्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते परंतु रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। निकल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में किया जाता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त श्रृंखलाएं होती हैं जबकि जंतु वसा में संतृप्त श्रृंखलाएं होती हैं। जंतु वसा, इसमें संतृप्त वसामल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसामलों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है, इनको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एथेनॉल के गुणधर्म, यह कक्ष के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। एथेनॉल को अल्कोहल भी कहा जाता है। यह एक अच्छा विलायक है एवं पेय पदार्थों का एक महत्वपूर्ण अवयव है। इसको जल में किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों में होता है। एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से नशा हो जाता है जबकि अल्कोहल जो है का प्रयोग जो है निंदनीय है। समाज में इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग प्रचलित है। काफ़ी लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे स्वास्थ्य भी खराब होता है और घर भी बर्बाद होता है। इसके बाद में आ गया है सोडियम की 7 अभिक्रिया। 2Na प्लस में 2CH3CH2OH यानी C2H5OH क्या बनता है? CH3CH2ONA सोडियम एथोक्साइड क्या बनता है प्यारे बच्चों? सोडियम एथोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस जो उत्पन्न होती है। एथोक्साइड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया 443 के ताप पर एथेनॉल जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनाता है? एथेन बनाता है। तो इसमें फार्मूला क्या है? CH3CH2OH गर्म सांद्र H2SO4 डालने पर क्या बनता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बनता है प्यारे बच्चों? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में हाइड्रोजन। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल एथेनॉल के जल से अलग कर देता है तथा निर्जलीकारक के रूप में काम करता है। अल्कोहल अधिक मात्रा में सेवन करने से उपापचयी प्रक्रियाएं धीमी हो जाती हैं, केंद्रीय तंत्र कमजोर हो जाता है, सोचने समझने की क्षमताएं मांसपेशियां बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। विकृत अल्कोहल, औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है प्यारे बच्चों? मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे यह पीने योग्य नहीं रहता। अल्कोहल की पहचान के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला कर दिया जाता है, इसे विकृत अल्कोहल कहा जाता है। ईंधन के रूप में अल्कोहल, गन्ने के रस या सीरा जो कहते हैं इसको का किण्वन करके अल्कोहल तैयार किया जाता है। अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर इसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड का जल उत्पन्न करता है। इससे आगे है एथेनोइक अम्ल, इसे एस्टिक अम्ल भी कहा जाता है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। सिरका, एस्टिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। इसे अचार में परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला है ग्लेशियल एस्टिक अम्ल। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 के होता है, इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एस्टिक अम्ल कहा जाता है। इससे आगे प्यारे बच्चों एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं। एस्टरीकरण अभिक्रिया, एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। तो यहाँ पर इसकी एस्टर की समीकरण दी गई। यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड है COOH प्लस CH3CH2OH। हम इसको इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं C2H5OH एथेनोइक अम्ल। तो इसमें क्या है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है प्यारे बच्चों। और क्या बनता है? CH3 ये सिंगल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और CH2 CH3 से प्लस में क्या बनता है? पानी बनता है, जल। एस्टर क्या है? एस्टर की गंध जो है मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में किया जाता है। साबुनीकरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया के द्वारा एस्टर अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल को सोडियम लवण बनाता है।
इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें साबुनीकरण की परिभाषा दी गई है जैसे कि हमने पढ़ा है अभी। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों से सोडियम अथवा पोटासियम लवण बनाते हैं। CH3 C2H5 क्या बनता है? NaOH की उपस्थिति में C2H5OH बनता है, प्लस में CH3COONA बनता है क्षारक के साथ अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक से अभिक्रिया करके लवण, सोडियम एथोनेट या सोडियम एसिटेट तथा जल बनाता है। NaOH प्लस में CH3COOH क्या बनता है? CH3COONA प्लस में पानी H2O बनता है। एथेनोइक अम्ल की कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया। इनके साथ अभिक्रिया करके यह लवण, सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड या जल बनाता है। पहले बच्चों इसमें रासायनिक समीकरण दी गई है 2CH3COOH प्लस Na2CO3 बराबर है 2CH3COONA प्लस H2 प्लस में CO2। आगे इसमें CH3COOH प्लस NaSCO3 क्या बनता है? CH3COONA प्लस पानी H2 प्लस में CO2 साबुन। ये वसा अम्लों के सोडियम लवण है। ये कठोर जल को झाग नहीं बनाते, कठोर जल में झाग नहीं बनाते, ये वसा में से बनाए जाते हैं। ये जल प्रदूषण नहीं फैलाते और साबुन के अणु की संरचना दिखाई है प्यारे बच्चों इसमें COOH। अपमार्जक ये सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण हैं। ये कठोर जल में झाग बनाते हैं। ये पेट्रोलियम आदि से बनते हैं, जल प्रदूषण का कारण बनते हैं और अपमार्जक अणु की जो SO3Na संरचना दी गई है। तो एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल इसकी जो है भौतिक गुण है, इसकी विशिष्ट गंध होती है और एथेनोइक अम्ल की सिरके जैसी होती है। इसका गलनांक 156 है और इसका कितना प्यारे बच्चों 290 है। जो एथेनॉल है क्वथनांक 351 है और उसका जो है एथेनोइक अम्ल का 391 के है। रासायनिक गुण एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणों की तुलना। यह उदासीन है, यह अम्लीय है। यह Na2CO3 से अभिक्रिया नहीं करता और यह NO2CO3 से अभिक्रिया करके सोडियम लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यह क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल बनाता है। यह KMnO4 के साथ में क्रिया नहीं करता। आगे साबुन अपमार्जक की सफाई प्रक्रिया मिसेल का निर्माण। साबुन व अपमार्जक दोनों का शोधन कार्य समान है। इनके अणु में एक हाइड्रोकार्बन की पूंछ व एक सिरा होता है। इस अणु की पूंछ वाला भाग जल विरागी होता है परंतु मैल व ग्रीस को अपने साथ चिपका लेता है, परंतु सिर वाला भाग जल रागी होता है जिसके चारों ओर जल के अणु चिपक कर अनेक गुच्छे बना लेते हैं जिन्हें मिसेल कहते हैं। इन मिसेलों में मैल या तेल की बूंद फंस करके दूर हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमारी पाठ्य पुस्तक है इसमें ये मिसाइल का यहाँ चित्र दिया गया है। यहाँ पर इसमें ये तेल की बूंद यहाँ पर दिखाई गई है और ये सोडियम पॉजिटिव आयन है, ये भी सोडियम पॉजिटिव आयन है। इस तरह से जो फिगर है और इसमें मैल हटाने में साबुन का प्रभाव है प्यारे बच्चों। इसमें ये चित्र भी यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर आगे इसमें है साबुन की कठोर जल से अभिक्रिया। कठोर जल कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण उपस्थित करते हैं। साबुन जब उसमें अभिक्रिया करता है तो एगोलिन पदार्थ जमा रहता है, यह सफाई में बाधा डालता है। इसलिए कपड़ों को बुश आदि से रगड़ना पड़ता है। अपमार्जक लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक या अमोनियम लवण होते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयनों के साथ घुलनशील पदार्थ नहीं बनाते, इसलिए ये कठोर जल में झाग बनाते हैं। अपमार्जक का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने का उत्पाद बनाने में होता है और साबुन लाल लिटमस को नीला करता है। इसकी प्रकृति प्यारे बच्चों क्षारीय होती है। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और यदि यह वीडियो आपको लंबी लगे तो आप इस वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके देखना, कई हिस्सों में देखना प्यारे बच्चों। और आप इन नोट्स की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साथ में इन नोट्स को आप अपनी कॉपी पे भी उतार सकते हैं। आशा करता हूं कि मैं यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपके अच्छे नंबर प्राप्त करने में भी सहायक होगी।